RAS मैकेनिज्म, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखो, अब यूरिन का फॉर्मेशन तो हो चुका है, मैं आपको रेगुलेशन कैसे होगा किडनी का ये बता चुका हूँ पहले है ना। अब सबसे पहली बात कि जो यूरिन बना हुआ है, जो यूरिन बन चुका है, अब वो कहाँ आएगा? कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, है ना, डक्ट ऑफ बैलेनी, फिर उसके बाद बोलना चाहिए माइनर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस, रिनल पेल्विस, फिर उसके बाद यूरेटर से होते हुए कहाँ आएगा? यहाँ यूरेथ्रा में भर जाएगा। यूरेटर से आते हुए कहाँ भर जाएगा? सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में भर जाएगा। ये क्या है आपका? यूबी है। क्या है ये? यूबी यानी यूरिनरी ब्लैडर। आया ना? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? आया तो यूरिनरी ब्लैडर में भर जाएगा। तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है ना, कहाँ से आ रहा है? यूरेटर से आ रहा है। ध्यान दो, यूरिनरी ब्लैडर में जैसे ही यूरिन भर जाएगा वैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स मतलब कोई चीज तनेगा, स्ट्रेच होगा, तो वो रिसेप्टर्स सिग्नल भेजेंगे किसको? सीएनएस को, यानी ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। क्या भेजेंगे? सिग्नल यानी इंपल्स भेजेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, अब इसको रिलीज करने की जरूरत है, जो यूरिन है उसको बाहर निकालने की जरूरत है ना। तो सीएनएस मोटर न्यूरॉन के थ्रू, कौन से नर्व? मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के पास क्या भेजेगा? सिग्नल भेजेगा या इंपल्स भेजेगा, जिससे यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा? उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके ब्लैडर में क्या होगा? स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे यूरिन क्या होगा? आगे बाहर निकलेगा। और दूसरी बड़ी बात, जो सीएनएस है वो क्या करेंगे? यहाँ पर के जो इंस्फिंक्टर्स है, दो इंस्फिंक्टर है, एक इंटरनल इंस्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। तो एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर क्या होगा? रिलैक्स होगा, जिससे यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर रिलीज हो जाएगा। आया समझ में? आया नहीं है? मैं क्या बोलूं? The expulsion of urine from the urinary bladder is called micturition, and the neural mechanism causing it called are the micturition reflex। यानी ध्यान दीजिए बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ? यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? मिक्चुरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिक्चुरेशन। आया ना? और ये एक मैकेनिज्म के द्वारा फॉलो आउट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्यों रिफ्लेक्स बोल रहे हैं? क्योंकि सिग्नल आ रहा है और इधर से सिग्नल, मतलब इधर से आप सिग्नल भेज रहे हो और इधर से सिग्नल आ रहा है, तो ये एक रिफ्लेक्स की तरह काम कर रहा है। रिफ्लेक्स में समझ पा रहे हैं? आया समझ गए? ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड आउट द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ आएगा? यूरिन जो बना हुआ है यूरिन, वो कुल मिला के कहाँ आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। आया ना? एंड स्टोर यूरिन टिल अ वॉल्यूंटरी सिग्नल गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कब तक ये स्टोर आएगा? जब तक कि सीएनएस से वॉल्यूंटरी सिग्नल्स ना आ जाए। मतलब वॉल्यूंटरी सिग्नल्स मतलब जब आपको बाथरूम लगता है ना, जब आपको यूरिन लगता है, वही जब आपको लग रहा है ना, तो वही वॉल्यूंटरी सिग्नल्स है। वॉल्यूंटरी यानी आपको एहसास हो रहा है ना कि मेरे को लग रहा है, वो है वॉल्यूंटरी, यानी आपकी इच्छा से हो रहा है जो चीज। समझ पा रहे? आए ना? तो इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूंटरी सिग्नल्स के थ्रू कहाँ आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉल्यूंटरी सिग्नल्स आएंगे, तब तक यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में भरा होगा। दिस सिग्नल्स इज इनिशिएटेड बाय द, जैसे ही आप सिग्नल्स आया कि यूरिन भर चुका है ना, तो क्या करेंगे? दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड गेट फिल्ड विद द यूरिन। ये सिग्नल्स कैसे इनिशिएट होते हैं? ये जो सिग्नल्स है ये कैसे इनिशिएट होंगे? जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर भरता जाएगा, जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर भरता जाएगा तो सिग्नल सीएनएस के पास जाएगा। जैसे यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर चुका तो सीएनएस के पास क्या जाएगा? सिग्नल जाएगा। आया ना कि अब यूरिन भर चुका है, अब इसको रिलीज करने की जरूरत है। बाथरूम लगता है ना जोर से, तो क्या वो स्ट्रेच रिसेप्टर ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं, मतलब यूरिन बहुत ज्यादा भर चुका है, अब उसको निकालना ही है नहीं। आया समझ में आया? जब तक वॉल्यूंटरी सिग्नल्स नहीं आएंगे तब तक वो स्टोर आएगा यूरिनरी ब्लैडर में। ये सिग्नल कहां से कब स्टार्ट होंगे? जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होंगे? जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो अगर स्ट्रेच होंगे तो सिग्नल भेजा जाएगा सीएनएस के पास, और सीएनएस से सिग्नल आएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो दिस सिग्नल्स इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच होंगे, यानी समझ पा रहे हैं ना? स्ट्रेच होना है ना, चलना आया ना? जैसे ये क्या होंगे? इनिशिएट होंगे, मतलब ये जो सिग्नल्स हैं उनकी शुरुआत होगी। समझ पा रहे?
इस सिग्नल की शुरुआत होगी। Then the stretch in receptors on the walls of the bladder send the signals to the CNS. Then the stretch receptors on the wall of the urinary bladder send the signals to the CNS. जैसे ही यूरिन भर जाएगा वैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या भेजेंगे, सिग्नल भेजेंगे। यहाँ पर माइक चलो, इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स है तो ये सिग्नल भेजेंगे किसको, सीएनएस को, सेंसरी नर्व के थ्रू। नर्व के थ्रू क्या भेजेंगे, सीएनएस को क्या भेजेंगे, सिग्नल्स भेजेंगे कि अब यूरिन ब्लैडर है वो क्या हो चुका है, फील्ड आउट हो चुका है ना, भर चुका है, समझ पाए। अब यूरिन को बाहर निकालने की जरूरत, तो फिर यहाँ से सीएनएस है, सिग्नल आएगा किसके थ्रू, मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन के थ्रू। द सीएनएस पासेस ऑन द मोटर मैसेज है ना, इंपल्स, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जब इंपल्स आता है उसको मोटर मैसेज बोलते हैं। मोटर मैसेज टू इनिशिएटेड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ध्यान दीजिए यूरिनरी ब्लैडर जो है ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। कौन से मसल्स का, स्मूथ मसल्स का। तो क्या बोल रहा है, the CNS passes on the motor message to initiate the contraction of the smooth muscle of a bladder and simultaneously releases the urethral sphincter causing the releases of urine। तो जैसे ही आपने जो स्ट्रेच रिसेप्टर से वो सीएनएस के पास मैसेज भेजे कि अब ब्लैडर भर चुका है, फिर वहां से सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू मोटर मैसेज आएगा, यानी इंपल्स आएंगे, सिग्नल्स आएंगे, है ना। और क्या किया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर का जो स्मूथ मसल उसमें कॉन्ट्रैक्शन किया जाएगा। जब किसी बात फुग्गे को दबाओगे जिसमें पानी भरा है तो पानी बाहर आएगा, इमेजिन करो, है ना, पानी बाहर आएगा। और यहाँ पर ये जो स्फिंक्टर है, इसको आप बोल सकते हो स्फिंक्टर, ये क्या है आपका स्फिंक्टर, यानी मान के चलो ये स्फिंक्टर यानी ये बंद करके रखता है, इसको दबा के रखता है, ऐसे दबा के रखा हुआ है ना, ये रिलैक्स हो जाएगा तो यूरिन निकल जाएगा वो। नॉट पर ये क्या है, स्फिंक्टर, ये कंट्रोल करते हैं। नॉट पर ये क्या है, स्फिंक्टर, जैसे वॉल्व होता है, वॉल्व होता है ना, हवा भरते हैं, वॉल्व ऊपर नहीं आ सकता, वैसे ही स्फिंक्टर जब तक ये दबा हुआ है तब तक यूरिन बाहर नहीं आ सकता है। जब तक ये स्फिंक्टर दबा हुआ है तब तक ये यूरिन नीचे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर नहीं आ सकता। तो जो स्फिंक्टर है ये यूरिन को पास करना या नहीं करना इसको रेगुलेट करेगा, है ना। एक्सटर्नल स्फिंक्टर का कंट्रोल हमारे कंट्रोल में होता है ना। एक्सटर्नल यूरिन का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, मतलब हमारे ऊपर होता है, लेकिन जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसका कंट्रोल हमारे वो में नहीं होता। ध्यान दीजिए, जब बचपना होता है तब जो बच्चे हैं वो क्या कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, यूरिन कर देते हैं, तो उनका स्फिंक्टर का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता बचपने में। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे स्फिंक्टर का कंट्रोल, जो स्फिंक्टर कंट्रोल है खुद इंसान कर सकता है, वॉलंटरी बोलना चाहिए सिग्नल्स के। ओके, समझ पा रहे? यस सर। तो जैसे ही सिग्नल्स आएंगे मोटर न्यूरॉन के, यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और स्फिंक्टर क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो यूरिन है ये दबेगा तो यूरिन इसके थ्रू बाहर आ जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू। आया ना, समझ में आया? यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? यस और नो बेटा? यस सर। ठीक है, अब ध्यान देंगे, एक एडल्ट ह्यूमन ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक दिन में पास करता है। 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास करता है, 1 से 1.5 लीटर। और इस यूरिन में आज जो यूरिन पास कर रहे हैं उसमें वाटर है और वाटर है और यूरिया है ना। वाटर है और यूरिया है, और भी चीजें अभी नहीं जानते। वाटर है और यूरिया है, मेनली ये 2 चीजें, मेनली सबसे ज्यादा है ना। ऑन एन एवरेज एक इंसान एक दिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया को पास आउट करेगा। 25 से 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया क्या करेगा, रिलीज करेगा यूरिन के थ्रू, है ना। तो लिखता है यहाँ पर देखो। और दूसरी बड़ी बात, जो यूरिन है बेटा, यूरिन क्या होता है, ये बोलना चाहिए एकदम लाइट येलो कलर का होता है, एकदम लाइट येलो, है ना। यूरिन के कलर को देख के, यूरिन के कलर का मेजरमेंट, डायग्नोसिस, मतलब जब उसका एनालिसिस किया जाता है यूरिन के कलर का, तब उसे बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जाता है। ये तो यूरिन के कलर से भी, जो आप डॉक्टर यूरिन चेक कराओ बोलते हैं, यूरिन टेस्ट कराओ, तो उसे यूरिन का कलर, उसका स्मेल और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है ये सब चेक किया जाता है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी हम यूरिन का एनालिसिस करते हैं। यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि आपके अंदर इंफेक्शन तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। अगर किडनी में यूरिन के थ्रू अगर पस सेल आ रहा
पस सेल आ रहा है, पस सेल और WBC आ रहा है। मतलब एक चीज है कि आपकी बॉडी में सीवियर इन्फेक्शन हो, खास करके वो जो इन्फेक्शन है वो यूरेथ्रा में है। खास करके जो फीमेल्स है उनको क्या होता है, बोलना चाहिए यूरेथ्रल इन्फेक्शन जो है ना, वो बहुत होने का चांस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बोलना चाहिए जो यूरिन को पास करने का जगह और जो यूरिनरी ब्लैडर यानी जो यूरेथ्रा वो छोटा होता है। ये जो पाइप है ना लंबी वाली, दैट इज यूरेथ्रा, और मेल्स में यही पाइप बड़ी होती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण क्या होता है, इन्फेक्शन मेल में नहीं होता एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में जो यूरेथ्रा है वो एज कंपेयर टू ज्यादा लॉन्ग नहीं होता, छोटा होता है ना, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए देखते हो फीमेल लोगों को बोलना चाहिए यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन। कभी कभार यूरिन इन्फेक्शन अगर सीवियर हो तो यूरिन के थ्रू ब्लड आने लगता है, पस सेल आएंगे, और बहुत तेज दर्द होता है। यूरिन जब पास आउट करते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? उसका अलग अलग नाम है, हाँ ये ना, ये सुनो ठीक है। तो यूरिन इज अ लाइट येलो, है ना, लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड समझ पा रहे हैं ना, वाटरी फ्लूइड है। दूसरी बड़ी बात, इट इज स्लाइटली एसिडिक। ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक है, इसका pH 6 है ना, एकदम हल्का एसिडिक, समझ पा रहे हैं, स्लाइटली pH है, एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। यूरिन का एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर यानी एक स्मेल होता है। यूरिन का क्या होता है, एक स्मेल होता है, हाँ समझ पा रहे, यूरिन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होता है, समझ पा रहे। कुछ लोगों का यूरिन ज्यादा मतलब बोलना चाहिए ज्यादा गंद मारता है, तो वो अलग अलग इंसान के मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, समझ पा रहे। अलग अलग इंसान का कैसे, किसी के यूरिन में बोलना चाहिए अमोनिया अगर ज्यादा है तो उसके यूरिन ज्यादा बदबू मारता है, समझ पा रहे। जैसे आप अगर बाथरूम, जैसे आप टॉयलेट करने जाते हो तो टॉयलेट बदबू मारता है, तो वो बदबू जो है ना वो अमोनिया का है, क्योंकि यूरिया मतलब अमोनिया ही तो यूरिया में बना ना, तो यूरिया में भी तो NH2CO NH2 तो है ना, तो ये क्या होता है, डिसोशिएट होके अमोनिया बना देता है, वही बदबू मारता है आपको जब टॉयलेट जाते हो। तो मतलब जैसे स्कूल का जैसे जहाँ साफ वाफ नहीं होता टॉयलेट, वो जगह की बात कर रहा हूँ, घर में थोड़ी बदबू मारता रहेगा टॉयलेट। हाँ समझ पा रहे हैं, इन सब से अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आपको एक एक चीज पता होना चाहिए। कलर ऑफ यूरिन, अब जो यूरिन का कलर होता है बेटा, यूरिन का जो कलर होता है जो येलो कलर का होता है, जो यूरिन का कलर किस कारण से होता है, एक यूरोक्रोम पिगमेंट होता है। क्या होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट होता है। यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण ही यूरिन का जो कलर है वो येलो कलर, स्लाइटली येलो, लाइट येलो बोल सकते हैं, इसके कारण होता है। अब सर ये यूरोक्रोम बनाता कौन है, तो जैसे ही जब हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, यानी कुल मिला के जब आरबीसी का वॉर्न आउट होता है, आरबीसी को जब डिस्ट्रॉय किया जाए तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है ना, तो इससे एक पिगमेंट बनता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या होती है बेटा, ये जो हीमोग्लोबिन, यही हीमोग्लोबिन आगे जब बोलना चाहिए डिसोशिएट होता है तब क्या बनाता है, यूरोक्रोम बनाता है ना। और इसी यूरोक्रोम के कारण हमारे यूरिन का कलर आता है, हल्का येलो है ना, वो इसी कारण। The color of urine is due to a pigment that is urochrome derived from the breakdown of hemoglobin. hemoglobin के breakdown यानी hemoglobin जब टूटेगा तब यूरोक्रोम बनेगा, है ना। Form the one out of RBC, yes or no, अभी बोला yes or no, RBC के one out से ये बनेगा, है ना। On an average 20 to 30 या फिर 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। एक दिन में यूरिन के थ्रू 20 से 25 ग्राम, यूरिन के थ्रू, यूरिया बोल रहा हूं, 20 से 25 ग्राम यूरिया को बाहर रिलीज किया जाता है। समझ पा रहे कि समझ पा रहे, हाँ या ना, ठीक है ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर और कुछ बातें हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए क्या क्या टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको अभी बताया कि हम लोग यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक्स
खुद देख के, है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर कोई चेंज आती है तो उसका यूज हम लोग इस बात का पता लगाने में करते हैं कि बॉडी में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं, किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सच पर आयन। तो हम लोग क्या करते हैं, यूरिन का एनालिसिस करके हम बहुत सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, समझ पा रहे हैं, डायग्नोसिस यानी इलाज करना। ओके, नाउ द वेरियस कंडीशन कैन अफेक्टेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, यानी बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जो यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला, द एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज द मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। यानी हम क्या बोल रहा हूं मैं, यूरिया का हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करके बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का हम क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि किडनी अपना फंक्शन अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा, समझ लो, मेल फंक्शनिंग ने समझ पा रहे ना, वही बात बोल रहा हूँ, ठीक है, मस्ती नहीं करें प्लीज, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। समझ में, किडनी के मेल फंक्शन को भी हम लोग पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल a presence of glucose, that is glycosuria, ketose bodies, that is ketonuria and urine are indicates the diabetes mellitus। क्या होता है, अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस किया गया और आपकी यूरिन में ग्लूकोज बाहर निकल रहा है ना, यूरिन के थ्रू क्या निकल रहा है, ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस कंडीशन को, ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। और यूरिन के थ्रू अगर कीटोन बॉडीज भी अगर बाहर आ रही है, तो जैसे क्या होती है, जिनके यूरिन में कीटोन बॉडीज बाहर आती है ना, ऐसे पेशेंट मतलब अगर ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज बाहर आ रही है, मतलब सीधी सी बात है, वो जो पेशेंट है उसको डायबिटीज मेलाइटस, दैट इज डीएम का पेशेंट है, समझ पा रहे। डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट को, डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में आपको क्या देखने मिलेगा, सबसे पहली बार उसको ग्लूकोसूरिया हो गया, ग्लूकोज में ग्लाइकोज जो यूरिया में ग्लूकोज होगा यूरिन के थ्रू जो पास आउट होगा। दूसरी बड़ी बात, कीटोन बॉडीज भी उसके यूरिन के थ्रू पास आउट होंगे। अब ध्यान देंगे, जो कीटोन बॉडीज होते हैं वो जैसे ही एयर में आएंगे तो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो क्या होता है, फिर वो जो यूरिन है ना, वो यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है ऑक्सीडेशन के कारण। तो जिनके यूरिन में कीटोन बॉडीज बाहर आ रहे हैं ना, अगर वो बाहर यूरिन पास आउट करते हैं तो थोड़ी देर बाद उनका यूरिन क्या होता है, ब्लैक पड़ जाता है, समझ पाए, ऑक्सीडेशन के कारण। आया आगे समझ, ध्यान नहीं। अब अगर किडनी डिसफंक्शनिंग हो गया, यानी किडनी अगर अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, यानी अगर किडनी से यूरिया के थ्रू एल्बुमिन और प्रोटीन्स आ रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है कि ग्लोमेरुलस के साइड पर प्रोटीन का फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आया ना, क्योंकि प्रोटीन कभी भी छन के नहीं आता ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में, हमको बताया था। एक प्रोटीन हो गया लार्ज साइज के और एक हो गया रेनल कॉर्पसल्स, सॉरी ब्लड कॉर्पसल्स, है ना, ब्लड कॉर्पसल्स है ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। तो अगर एल्बुमिन प्रोटीन अगर यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहा है, तो ऐसा बंदा जब यूरिन पास आउट करता है तो उसके यूरिन में क्या आता है, बहुत ज्यादा झाग आता है, समझ पाए, झाग ना, समझ गया ना, आया ना। तो वो इंडिकेशन है कि जो किडनी है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी है, या फिर किडनी काम करना बंद, किडनी फेल होने की स्थिति में जब अगर ऐसी स्थिति आती है तो, आया ना, समझ पाए, ऐसी स्थिति आती है। अब अगर बॉडी में सीवियर इन्फेक्शन है ना, बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है, तो क्या होता है, अगर यूरिन में WBC, अगर हमने क्लिनिकल डायग्नोसिस किया और यूरिन के थ्रू अगर हमको WBC दिख रहा है ना, यूरिन में जब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें WBC मिल रहा है, पस सेल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको एक सीवियर इन्फेक्शन है, और वो सीवियर इन्फेक्शन यूरिन तक आ चुका है ना, तो उसको हम लोग डायरेक्ट डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है। और ऐसे इंसान को कभी कभार जब यूरिन पास आउट करेगा, यूरिन जब करेगा तो उसको पेन होता है, कभी कभार यूरिन के थ्रू ब्लड भी बाहर आएगा, क्योंकि पस सेल और WBC बाहर आ रहे हैं, यानी ज्यादा चांस है जब वो यूरिन पास करेगा तो उसके यूरिन के थ्रू ब्लड भी आएगा, समझ पा रहे। तो ये यूरिन इन्फेक्शन का एक सीवियर कंडीशन है,
समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? मैं आपको कल भी बताया था, क्या आप कल भी बताया था कि जो डायबिटीज मेलाइटस है ये क्या है? ये क्या है? जब इंसुलिन पैंक्रियास बनाना बंद कर देगा तो ग्लूकोज का जो सेल्यूलर अपटेक वो कम हो जाता है, सेल्यूलर अपटेक कम हो जाता है, यानी ब्लड से ग्लूकोज को सेल में लेने का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता क्योंकि इंसुलिन बन रहा नहीं है। इससे क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। ये डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन है। लेकिन जो डायबिटीज इंसिपिडस जो है बेटा, ये क्या है? दिस इज द डिफिशियंसी ऑफ एडीएच। जब एडीएच हार्मोन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन जब बनना बंद कर दे, अगर हाइपोथैलेमस जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो अगर एंटी डायोरेटिक हार्मोन नहीं बना रहा है तो क्या होगा? जो बोलना चाहिए जो पोस्ट पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स के, जैसे कि डीसीडी हो गया कलेक्टिंग ड्रग, यहाँ बस वाटर और मिनरल आयन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, है ना? जिससे क्या होगा? आपके यूरिन के थ्रू वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स अधिक मात्रा में, आप डायायूरेसिस का कंडीशन यानी यूरिन के थ्रू एक्सेस अमाउंट में वाटर बाहर निकलेगा। ये डायबिटीज इंसिपिडस का कंडीशन है। ये डायबिटीज इंसिपिडस का कंडीशन है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर है? तो डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की डिफिशियंसी से होगा और डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी से होगा। समझ में आए? ठीक है। अब आगे हम और भी ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखते हैं जो एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करते हैं। समझ में? ये तो हम ब्लड से क्या निकाल रहे हैं? अमोनिया यानी अमोनिया को ना बोल के, क्योंकि अमोनिया तो चेंज हो गया था लीवर में, यूरिन में, यूरिया में, है ना? फिर वो यूरिया को किडनी में भेजा गया, फिर वहां से वो मतलब यूरिन के थ्रू बाहर निकला। आया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स, यानी कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनल जो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आया ना। आप जैसे सीबेसियस ग्लैंड, जैसे आप कभी कभी नाक के यहाँ पर आप देखेंगे हल्का सा एक सफेद चीज आता है, दैट इज यूरिक एसिड, है ना? कुछ सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, आया। कभी कभार बोलना चाहिए आंख से एक सफेद कलर का चीज आता है, दैट इज द यूरिक एसिड, है। तो उन सब वो भी क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। कभी कभार किसी के पास पसीने से बहुत ज्यादा अमाउंट में, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, क्योंकि हर एक पसीने का अपना फ्रेग्रेंस होता है, एक गंध होती है। अगर किसी के पसीने में अगर एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, थोड़ी ज्यादा मात्रा में अगर यूरिक एसिड आ रही है, अमोनिया आ रहा है, समझ पा रहे? पसीने में, है ना? स्वेट ग्लैंड से एक्सेस अमाउंट में यूरिया यूरिक एसिड और बोलना चाहिए अमोनिया का कंपोजिशन अगर बाहर निकल रहा है तो उनका पसीना क्या होता है? कुछ लोगों का पसीना बहुत बदबू मारता है, तो वो वाली कंडीशन है ना? वो कोई बेकार चीज नहीं है। कुल मिला के उसका बोलना चाहिए उसका जो बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो काम कर रहा है। समझ पा रहे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। यस सर, ठीक है। अब आगे देखते हैं।